नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। एक बार फिर से केसर की खुशबू से महकती घाटी की सर्द हवा में बारूद की गंध और लहू का रंग घुलने लगा है। महज 48 घंटे के अंदर नापाक मंसूबों को अपने अंदर समेटे आतंकियों ने कश्मीर के अंदर हिंदुओं को, सिखों को अपने निशाने पर लेकर फिजा में नफरत का जहर घोल दिया है। कश्मीर हैरान है और कश्मीरियत लहूलुहान है। क्यों ने उनको अपना निशाना बनाया है जो नलायन में भी सीना ताने खड़े रहे और अपनी जन्मभूमि को चंद दहशतगर्दों की बंदूकों के आगे छोड़ना मंजूर नहीं किया। गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में दिन दहाड़े गोलियां दागते आतंकी घुसे। प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और टीचर दीपक चंद दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, बहुत आसानी से। दरअसल पाकिस्तान के सीज फायर के बीच कश्मीर में आतंकियों ने ये नया गेम शुरू कर दिया है। इसे पिस्टल किलिंग कहा जा रहा है। बीते 48 घंटे में 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। उनके इसी नापाक इरादे की तरफ तो इशारा कर रही है ये तमाम घटनाएं, ये सारी हत्याएं। पुलिस भी यही मान रही है कि आम लोगों को और हिंदुओं को निशाना बनाकर आतंकवादी घाटी में भाईचारे की भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ये उनका मंसूबा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवादियों पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन 48 घंटे में 5 लोगों की हत्या के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज होती हुई। कश्मीर में और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। इस हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकी संगठन टीआरएफ ने ले ली है। अब सवाल यह है कि आखिर कश्मीरियत लहूलुहान क्यों होती जा रही है और कब तक? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। कहना चाहता हूं कि तैयारियां हमारी पूरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी। संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है, और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सिविलियंस को यहां पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। बहुत सारे सवाल जिसके बाद खड़े होते हुए, मसलन कश्मीर में खूनी खेल, फिर निशाने पर पंडित और सिख, क्योंकि चुन चुनकर इन्हीं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कश्मीर में आखिर कब रुकेगा ये खूनी खेल? स्कूल में आतंकी हमला, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। किसने रची है साजिश? 48 घंटे, 5 हत्या, कौन है जिम्मेदार? कश्मीर में आतंक का हिंदुत्व के खिलाफ ये जिहाद है क्या? केसर की घाटी में लहू का रंग आखिर कौन बिखेर रहा है और कैसे बिखेरने दिया जा रहा है? आखिर क्यों कश्मीरियत हो रही है लहूलुहान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अतुल लोंढे पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। अनूप कौल हमारे साथ मौजूद है, जो कि संपूर्ण कश्मीर संगठन के अध्यक्ष हैं। रवि पाराशर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनूप कौल जी आपके साथ करना चाहूंगी। एक बार फिर से आतंकी गैर मुस्लिमों को कश्मीर में निशाने पर ले रही हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। क्या लग रहा है, क्या है इन दहशतगर्दों का नापाक मंसूबा? शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर धन्यवाद देना चाहता हूं
कि आप लोग जो है हर समय जो ज्वलंत समस्या होती है उनको उठाते रहते हैं आप। शुक्रिया सर। इसके साथ ही मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन, संपूर्ण कश्मीर संगठन की तरफ से, अपने समाज की तरफ से जितने निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनको भगवान अपने चरणों में शरण दे, उनको जो है स्वर्ग प्राप्त हो। जहां तक बात इस समय जो घटनाक्रम शुरू हुई है, घटनाक्रम क्या है कि इस समय वहां के लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड इस्लामिक जिहादी लोग हैं, वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट है वो लोग। साथ ही साथ मैं इसके साथ एक चीज और बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार की नियत में मैं कोई वो नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी नीति खराब है, उनकी नीति दोषहित है उनके अंदर। बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे मैं पहले बोल चल रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था और पूरे सुनियोजित तरीके से उसको हटाया गया था, सराहनीय कदम था वो। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की वहां की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी उन्होंने वहां पे निकाला कि नहीं जी आपको हम जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे। वहां पे अभी हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके लिए है, जो जैसे हमारे पास ऑलरेडी जो है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था वहां पे। अब उसके बाद जो वहां पे 15 साल से रह रहा है या जो वहां पे नौकरी करने आया था उनके लोगों को भी देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उसके अंदर बड़े से क्लॉज बना दिए उन्होंने। कौन इनको सलाह देता है, कौन देता है, जबकि हम इनके खिलाफ थे कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, पहले वहां पे शांति बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए। बाकी बातें ये बाद में होती रहती। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो अपना डिस्ट्रेस सेल है उसके अंदर जो है उसको नल एंड वाइड करके उसके जो आप लोग की जो है जमीन जायदाद बेच दी गई है या खरीद वहां पे जो है कब्जे में आ गई है, जला दी गई है, उसकी आप डिटेल दीजिए बैठ के। आप हमारे बीच में दूरियां पैदा करवा रहे हो। आप मेरी जमीन पे अगर किसी ने कब्जा कर रखा है और मैं दावा करता हूं कि मेरी जमीन को जो है अब सरकार छुड़ा के देगी, तो जो मकान बना के बैठा हुआ है वहां पे, जिसने जो पिछले 30 साल से वहां पे बैठा हुआ है, क्या वो इसको आसानी से छोड़ेगा? क्या वो सुपारी किलिंग का एक नया माहौल नहीं पैदा कर देगा वो आपके लिए? अगर मैं दावा ठोकता हूं और मेरी जमीन की इस समय कीमत जो है वो 20 करोड़ रुपए वहां पे बनती है अगर, और जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है, तो क्या वो इतनी आसानी से वो जगह मेरे को देगा? क्या वो ये कोशिश नहीं करेगा कि अनूप को तो मार दिया जाए, उसके परिवार को उड़ा दिया जाए? ऐसे में आप क्या चाहते हैं, सरकार को अपनी नीति में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? आप कह रहे हैं ना कि नीयत तो ठीक है लेकिन नीति में कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, दूर किया जाए? मैं वही, हाँ देखिए मैं इनसे जब भी मुलाकातें होती रहती, सरकार के नुमाइंदों से, मंत्रियों से, सलाहकारों से, जो भी पावर कॉरिडोर के लोग हैं, मैं उनसे बार बार विनम्र निवेदन करता था कि पहले वहाँ पे शांति बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ठीक है, या तो आप वहाँ पे जमीन लेना चाहते हो, सिर्फ लोग नहीं चाहिए आपको। देखिए मैं सारे मुसलमानों को दोष नहीं दूंगा यहाँ पे। हाँ, सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी है, इसमें शक है। मैं ये भी कहता हूँ साथ में, आप पहले प्रक्रिया शुरू करते कि वहाँ की आखिरी गोली की बोली बंद हो जाती, तब तो मजा आता बैठ के कि हाँ भाई कुछ विचार किया जाए इसके ऊपर। वो हो नहीं रही है। अच्छा। आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आप जो है ब्लेम करते हो पाकिस्तान को, आप ब्लेम करते हो चाइना को, आप अपना घर खुद उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे और अधिक विस्तार पूर्वक इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रवि पाराशर जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी, सिविलियंस को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, उन्हें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या मकसद नजर आता है, क्या करना चाहते हैं आतंकी, इनका ये नया गेम प्लान क्या है? देखिए शिल्पा, नया गेम प्लान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई विशेष बात होती है, कोई विशिष्ट मेहमान विदेशी भारत में आता है या कोई ऐसा अवसर आता है जब केंद्र सरकार के लिए एक अच्छे पॉजिटिव प्रचार का कोई अवसर आता है, तब हम देखते हैं कि घाटी में ख़ास तौर पर जो आतंकवाद की वारदात हैं वो बढ़ जाती हैं और अचानक खूनी जो वारदात हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है। एक तो अफ़गानिस्तान का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो चिंताएं जताई गई, तो जाहिर है कि मास्टरमाइंड कश्मीर घाटी में भले ही कौल साहब अभी कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को जब भी हम घाटी
के उपचार के बारे में बात करेंगे या घाटी के उत्थान के बारे में बात करेंगे तो इस फैक्टर को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा, बल्कि बहुत पैनी नज़र हमें इस पर रखनी होगी। अब जिस तरह से घुसपैठ पर अंकुश लगी है, जिस तरह से जो आतंकवादियों की जो भर्तियां अंदर घाटी के बच्चों को बरगला कर हो रही थी, वो ऐसी घटनाओं में कमी आई है। सैन्य बल जो वहां काम कर रहे हैं उनके प्रति भरोसा, बहाली थोड़ा सा उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन अब तो जाहिर है कि आतंकी घटनाएं आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए एकदम ऐसा लग रहा है कि स्लीपिंग मोड में थे और अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। नहीं, ये एक्टिव मोड में मुझे जो वजह समझ में आ रही है आज की या 1-2 दिन पहले की, आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2001 को जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और उनको 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी न किसी चेयर पर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे दिन या ऐसे दिन से पहले इस तरह की जो वारदात हैं, आप देखिए, गौर करिए कि सिख और हिंदुओं को खासतौर पर निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। जाहिर है कि इस तरह की कोई भी, चाहे वो मुस्लिम भी हों, किसी के भी इस तरह से मारे जाने की घोर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन खास तौर पर सिख और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के पीछे मुझे लगता है कि एक मोदी सरकार को एक रिटेलिएशन का एक बड़ा संदेश देना और एक देश भर में ये संदेश देना कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान उसको शय नहीं दे रहा है, उसके अंदर से ही लोग वहाँ की आज़ादी के लिए, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें, इस तरह की कत्लो गारत, इस तरह की जो इंसानियत का खून है, ये बहुत दिनों तक आप कर नहीं सकते। आप अपने आप को मिलिटेंट कहते हैं, जंगजू कहते हैं, खाड़कू कहते हैं। सेना से लड़िए ना भाई, खुलेआम चुनौती देकर सेना से लड़िए। गोलगप्पे बेचने वाले को, शिक्षा देने वाले को, निहत्थे लोगों को आप स्कूल में घुस के मारते हैं, तो ये तो बहुत कायराना। सेना से जब लड़ते हैं मुंह की खाते हैं ना, जान भी गंवाते हैं, इसलिए क्या सिविलियंस को अब निशाने पर ले रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो अभी जो घटनाएं हमने 5-6 देखी हैं वारदात, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि देश में एक लोकतंत्र को सीधे सीधे, पूरे भारत के लोकतंत्र को सीधे सीधे निशाना बनाने की हिमाकत करना और ये संदेश देना केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि हम देखिए, इस तरह की जो वारदात हैं, जो हम कहते हैं कि सुरक्षा में ढिलाई है, इस तरह की जो वारदात है उन पर टोटली रोक लगा पाना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। और रवि जी, मुस्लिम्स को छोड़ देना, गैर मुस्लिम्स को टारगेट करके उनके सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार देना, ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश है। और जो संदेश कश्मीरी पंडितों को बड़े पैमाने पर 90 के दशक में जो दिया गया, वो संदेश फिर से एक, चूंकि देखिए, विश्वास बहाली जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वहां विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे बौखलाहट बढ़ने की वजह से इस तरह की दहशतगर्दी एक नए स्वरूप में सामने आती जा रही है। ठीक है, अपनी बात की कश्मीरी पंडितों की, उसी पर मैं आगे चर्चा को ले जाना चाहूंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, A.K. चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, क्या कश्मीरी पंडितों के लिए बेहतर होती परिस्थितियों से पाक परस्त आतंकी बौखला गए हैं, इस तरह की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, इस तरह की आतंकी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, दहशत फैलाने के मकसद के साथ, कि कश्मीरी पंडित अगर कोई वापसी के बारे में सोच भी रहा है तो वो डर जाए, वो दहशत में आ जाए, वो पहले अपनी जान बचाने की सोचे। ये जो आपने बात कही शिल्पा जी, मैं इसमें 2-3 चीजें बताना चाहूंगा और इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा वाइडर देखने की जरूरत है। पहली चीज तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसर्जेंसी होती है उसकी एक स्टेजेस होती हैं। तो उसमें स्टेज 1 होती है जबकि आप सरकार के प्रति विश्वास को चुनौती देना चाहते हो कि भाई तुम, सरकार तुम्हारा कुछ नहीं भला कर सकती है, हम यहाँ के खुद मुख्तार मालिक हैं। तो ये बहुत, और ये स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जाती है जहाँ ओपन रिबेलियन होता है। तो ये जो अभी क्या है कि बहुत पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल अमन शांति थी, तो फिर से ये शुरू किया जा रहा है, नंबर 1।
तो ये सरकार के खिलाफ, जो सरकार का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ठीक हो जाए, लोगों में आराम से ठीक से रहने लगे, चिंता ना करें, तो उनको कहा मैसेज दे रहे हैं मिलिटेंट कि नहीं जी हम कर रहे हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये अल्पसंख्यक को मारने का सिर्फ ये मतलब ये है, एक बार फिर से उनके मन में दहशत पैदा करना, वो ये 89 और 90 वाली, कि भाई तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, जो तुम आने की, जो कुछ लोग आने की भी कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश भी मत करना। नहीं ऐसे ही बिंद्रू जैसे या जो आज के जो टीचर मारे गए हैं, इन तुम भी मारे जाओगे। 2 ना, मैंने एक बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे कुछ सुन करके कि साहब ये जो है पहले शांति बनाना चाहिए। पिछले 75 साल से 1947 से ये शांति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या है कि इसकी जड़ कहीं और है। तो आप कितनी भी पट्टियां काटते रहो कि शांति बनाने की कोशिश करो, जड़ तो है, और वो जो है वो जड़ है पाकिस्तान। अभी उसको एक नई जिंदगी मिली है जो अफगानिस्तान में हुआ। ये मैं मानता हूं कि तालिबान यहां नहीं लड़ने आएगा क्योंकि वो बड़े हथियार लेके चलते हैं और यहां से नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो वहां पे जो टेररिस्ट फ्री हुए हैं पाकिस्तान के, लश्कर तौयबा और जैश मोहम्मद के, वो लोग, ये जो नया TRF बना है, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये कुछ नहीं, ये LET का फ्रंट है, क्योंकि ये वही लोग आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सिरे से एक लोगों में तशद्दुद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें क्या है कि आप अगर एक चीज गौर करेंगे कि जब भी ये ऐसी वारदातें शुरू होती हैं, इनिशिएटिव हमेशा जो होता है मिलिटेंट के पास होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों से सब पुलिस भी आराम से बैठी थी कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सडनली उन्होंने ये कर दिया। अब क्या है कि पुलिस इनको फिर से ठोकेगी, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क अभी ठीक है, बाहर से कोई ज्यादा इन्फिल्ट्रेट। अच्छा, एक और चीज में बहुत गौर करने वाली बात है, अभी नवंबर और अर्ली दिसंबर तक जबकि पासेस खुले हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती रहेगी। तो ये जो है कि लोकल इंसर्जेंसी सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, एंड पाकिस्तान ये कोशिश करता रहेगा, और इसका जवाब तो सिर्फ एक है। मैं कुछ नहीं मानता हूं कि आप इनके साथ कुछ मौलिक कीजिए। हाँ। टेररिस्ट जो है उसकी सिर्फ एक जगह है, वो है दोज़ख। दोज़ख के अलावा उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत जल्दी इनका फैसला होगा और इनको वहीं भेजा जाएगा जहां ये बिलोंग करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं कि शांति प्रक्रिया में नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए थी? वो बेचारे दलित जो इतने दिनों से बैठे हुए थे, उनको उनके साथ अत्याचार हो रहा था, अगर उनको वहां की सिटीजनशिप दी गई तो क्या वो गलत किया गया है? अगर वहां पे लोगों को दिया जा रहा है कि आप वहां पे 15 साल से रह रहे हो और वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्यों कश्मीर कोई हिंदुस्तान से अलग है? फिर तो वही आप बात कर रहे हो ना कि फिर से 370 लाओ, फिर से स्पेशल स्टेटस। बिल्कुल नहीं। एक देश, एक निशान, एक विधान, यही एक इस देश में प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो इसको नहीं मानता है उसकी जगह, उसका स्थान सिर्फ और सिर्फ। इस पर मैं अनूप जी आप ही के पास आ रही हूं, आप उसका इस पर कोई स्थान रिएक्शन नहीं। लेना चाहूंगी। ठीक है अनूप जी, जल्दी से। जो पराशर साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने शुरू में, कि मैं उसमें कुछ चीज ऐड करना चाहता हूं उसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ है। हाँ। ये शुरू से चला आ रहा है, तो हाँ। जब से कश्मीर बना है या जब से आजादी आई तब से तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कबाली रेड पड़ी, सब कुछ चला। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ने से हमें कोई फायदा मिलता है? सिवाय इसको इंटरनेशनलाइज करने के अलावा हमें क्या फायदा मिलता है? हम क्यों नहीं अपने घर को दुरुस्त करते हैं बैठ के, कि जिससे कि इस तरह की हरकतें ना होने पाए? तो आपके मुताबिक क्या केंद्र सरकार वहां पर कि शांति वाली बातें सुरक्षा नहीं दे पा रही है? पूरी आपको सुन लीजिए पूरी बात। जब अभी रक्षा विशेषज्ञ साहब बोल रहे थे कुछ अभी कि शांति की बातें और डोमिसाइल वाली चतुर्वेदी जी बातें बोल रहे थे जी। रक्षा विशेषज्ञ साहब को मैं बड़े आराम से और अदब से कहना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क पड़ता है सर। आपको वहाँ के हालात को पहले देखना और समझना चाहिए। यहाँ बैठ के आपको नहीं समझ में आ रही बात,
जो आपसे कहना चाहते हैं। जनाब मैं 5 मेरा टेन्योर कर कहने चुका का हूं। मतलब वो मेरा मैं तात्पर्य कश्मीर को इतना था। आपसे ज्यादा जानता सुन लीजिए हूं। आप पहले आप मैं कश्मीर को आपसे ज्यादा जानता हूं, ये मैं बताना चाहूंगा। मेरी आधी नौकरी वहीं गुजरी वहाँ है। पे जो आखिरी गोली की बोली बंद हो जाए। सर जी पहले बात सुन लीजिए। लेकिन आप अनूप समझने जी की क्या कोशिश आपको करिए। लग रहा है ये संभव मेरे है? कहने का इतने तात्पर्य सालों यह से है पूरा कि प्रोसेस वहाँ आप की भी देख रहे आखिरी हैं। गोली की बोली क्या ये बंद हो। मांग जायज नजर आती है? क्या ये प्रैक्टिकल नजर आती है? जाएंगे वहाँ पे, क्या वो भी मारे जाए वहाँ पे? आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस समय। इसका कोई मतलब नहीं मारा जाएगा। अगर जो क्या मारने की आपने कोशिश हिंदुओं को करेगा वो लेना मारा शुरू कर दिया जाएगा। वहाँ पे, क्या उनको बलि का बकरा बनाएंगे आप? अच्छा। क्या हम लोग टूल ट्रायल से वहाँ पे हम मरने के लिए बैठे हुए? क्या हमारे लोग वहाँ बैठे हुए 10,000 लोग इसमें बैठे हुए, क्या वो मरने के लिए बैठे हुए? यानी कि वो आपके लोग? मुताबिक केंद्र सरकार क्या वहां बात पर करते हो सुरक्षा आप? प्रदान नहीं कर पा रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो निर्धार करो पहले। मैं आप पहले लोगों बोल को रहा था कि सुरक्षित सरकार महसूस की नहीं हो नीयत रहा ठीक है, नीति खराब है। नहीं है। कौन सुरक्षित है? क्या वहाँ का नेता सुरक्षित है? हाँ, चलिए ठीक है। अब कोई एक नेता दिखा दो मैं मेरे को, आऊंगी आप जो बिना सर, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी दो सिक्योरिटी मेहमान मेरे गार्ड पास के जुड़े हुए हैं, दिखा उनसे दे, जल्दी जल्दी तो मैं मैं उनका कहूंगा ओपनिंग हाँ, रिमार्क ले शादी लेती हूँ। आपकी सारी। अतुल पाटिल जी, आखिरकार कश्मीर में चलो में बैठ के इस तरह से डिबेट देने के समय बारूद की जो गंध फिजा में बार बार खोलने की कोशिश होती है, कब तक ये होता रहेगा? कब तक आम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या लग रहा है आपको? इसका क्या समाधान नजर आता है? कैसे इन चीजों को डील किया जाना चाहिए? उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास धनंजय गिरी जी। दो चीजें इसमें देखनी चाहिए। एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है और दूसरा हमारा डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट ये है कि अफगानिस्तान का जो इशू बना उस वक्त जो एक ग्रुप बना, एक ऑकस ग्रुप बाद में बना है, और एक ग्रुप जो अफगानिस्तान को रिस्टेबलाइज करने के लिए बना, उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये सारे देश बने हैं। और पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली चाइना जो है वो हमें हमारी बॉर्डर्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए, रीअलाइन करने के लिए कंटिन्यूअसली हम पे अटैक कर रहा है। अभी उत्तराखंड में वो 100 किलोमीटर तक अंदर आके हमारा पुलिया तोड़ के वो निकल गए और उसको हम रोक नहीं पाए। तो पाकिस्तान की जो हिम्मत बड़ी है वो 2 चीज है। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जिस तरह से केंद्र सरकार या भाजपा का जो रवैया है डिविजिव पॉलिटिक्स का, रेडिकलिज्म के नाम से, धर्म के नाम से, वही उसी को बढ़ावा पाकिस्तान देना चाहता है। ठीक है। और पाकिस्तान की ये इस हरकत को हम अगर इसी बात को लेकर चलेंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा, हम बटे हुए दिखाई देंगे अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर। तो 2 चीजें काफी अहम है हमारे एज ए कंट्री, हमारे देश के लिए, कि कोई भूमि सिर्फ किसी देश की नहीं हो सकती, भूमि लोगों के साथ देश की होती है। तो पहले हमें ये मैसेज पूरे दुनिया को देना होगा कि हम सब एक है, हम सब इकट्ठे हैं, वी आर इंडियंस, वी शुड नॉट लुक लाइक एज इफ वी आर डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन। तो ये सबसे पहली अहम बात जो है वो अहम बात हमें देनी पड़ेगी। हमें तो लड़ना पड़ेगा, हर चीज से हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि मैंने ये सिक्योरिटी और सेफ्टी बहाल कर दी है, हमने हासिल कर लिया है, तो उन्होंने नोटबंदी के वक्त कहा था, क्या हुआ उसके बाद? उसको 5 साल हो गए। उन्होंने यही बात 5 जून 2019 को कही थी, क्या हुआ इस बात का? तो ये सारी बातें जो है वो थोड़ा सा देश की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। आपके मुताबिक सरकार पूरी तरह से कश्मीर में फेल हो चुकी है? एकदम से फेल हो चुकी है फॉरेन पॉलिसी में। कौन है हमारा? ना श्रीलंका हमारे साथ रहा है, ना ब्रह्मदेश हमारे साथ रहा है, ना नेपाल हमारे साथ रहा है। पूरी सार्क फेल हो गई है, इंडियन ओशियन रिम फेल हो चुकी है, और हमारा मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी फेल हो चुकी है। नापाक मंसूबे बढ़ते हुए, उनका हौसला बढ़ता हुआ। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से धनंजय गिरी जी का ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। धनंजय जी, अनूप कौल को भी आपने सुना होगा, कह रहे हैं सुरक्षित महसूस बिल्कुल नहीं होता है। क्या केंद्र सरकार फेल हो गई है, वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रही है? और सोचिए ना, कितनी आसानी के साथ आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। और अनूप जी तो कह रहे हैं आम नागरिक नहीं, वहां हर कोई असुरक्षित है, किसी के ऊपर भी किसी भी टाइम हमला हो सकता है। कि कश्मीर हमारे लिए भूगोल का हिस्सा नहीं है, कश्मीर हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है। केसर के बाग को हमने खून से सींचा है, और जो हमारे को पैनलिस्ट कह रहे हैं आतंकी बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट के कारण ये है कि उन्हें समझ में आ गया है कि ये पंडित नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और हम शौर्य का सम्मान करते हैं, आतंक का नहीं। जहां शौर्य होता है हम लोग सीने पर गोली खाते हैं, और जहां आतंकी पलते हैं वहां आतंकी पीठ पर गोली खाते हैं। इन भगोड़ों का कोई भविष्य नहीं होता, इनके लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं होती है। हमने बहुत सी शहादतें दी हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जब जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके जो हमला कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम के बीच के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस सिख कम्युनिटी को, जिस हिंदुओं को पकड़ के उन लोगों ने निहत्थों को मारा है, गोली मारी है, ये वही सिख उन्हीं महाराणा रंजीत सिंह के वंशज हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पे शासन किया था। और आने वाला समय भी हमारा होगा। और जो इतने समय तक कश्मीर में जो नासूर बना हुआ था, जो धारा 370 लगी हुई थी, और जो जिन लोगों ने आतंक को पनपने का मौका दिया, पनाहगार बनाया, आतंकियों को पाला पोसा है, पोषित किया है, अचानक उनके पांव उखड़ गए, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई है। जब उन्हें पता चला है कि भारत में आज एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है कि आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं पनाहगार नहीं मिल रही है, तो वो हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज जैसे हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे, भारत का मैक्सिमम प्रगतिशील मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है कश्मीर की प्रगति में, कश्मीर की खुशहाली में, कश्मीर की जो आगे बढ़ती जा रही है, वो उसमें ठीक है। आपके मुताबिक कश्मीर के अंदर जो आप लोगों ने विकास किया, जो कामकाज वहां पर हो रहा है 370 के हटने के बाद, वो आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। इस वजह से आतंकी बौखलाए हुए हैं और इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि दहशत का माहौल क्रिएट किया जा सके। चलिए ठीक है, आऊंगी आप सभी के पास। फिलहाल मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मुझे रुकना होगा। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, यहीं से आके करेंगे जानने की कोशिश कि भाई इसका फिर समाधान क्या नजर आता है, इस समय क्या किए जाने की आवश्यकता है, कैसे लोगों के अंदर वो विश्वास जगाया जाए कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि इतनी तेजी के साथ सोचिए आप जरा, 5 दिन 7 हत्याएं, और वो भी सातों के साथ तो आम आदमियों की, और वो भी गैर मुस्लिम्स की। मुस्लिमों को हटा दिया जाता है और जो गैर मुस्लिम होते हैं उन्हें टारगेट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है उन्हीं के सामने। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा, इस पर करेंगे चर्चा, बढ़ेंगे इससे आगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है कश्मीर में जिस तरह से आम आदमियों को आतंकवादियों ने अपने निशाने पर लिया, उन्हें मौत के घाट उतारा, दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन कश्मीर में खूनी खेल, फिर निशाने पर पंडित और सिख। कश्मीर में आखिर कब रुकेगा ये खूनी खेल? स्कूल में आतंकी हमला, किसने रची है ये साजिश? 48 घंटे 5 हत्या, आखिर कौन है जिम्मेदार? कश्मीर में आतंक का हिंदुत्व के खिलाफ क्या है ये जिहाद? केसर की घाटी में कौन बिखेर रहा है लहू का रंग? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लगातार खोजने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल भी बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए धनंजय गिरी जी, एक बार फिर से आप ही के पास आऊंगी, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कश्मीर की फिजाओं में बारूद का जहर कब तक घुलने दिया जाता रहेगा? कब तक? ये एक एक कश्मीरी पूछ रहा है। को भी ये खबर है कि जो वर्तमान भारत का नेतृत्व है वो इतना सशक्त है, उनके फन को कुचलने में लगा हुआ है। और वो जब फन उनके कुचल रहे हैं तो बिलबिलाए हुए, बिलबिलाहट में, बौखलाहट में तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जितने भी आतंक के आका हैं उन्हें रसातल पहुंचाया जा रहा है। हमारी सेना, हमारी सुरक्षा बल उनको अपने जगह पे पहुंचा रहे हैं। और आतंक के बैठे हुए आका जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वहां से आउटसोर्स कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जिस तरह से पनिशमेंट देना हो, हम लोगों ने हर तरह से, सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाया है। आप लोगों के मुताबिक तो आपने हर संभव तरीके अपना लिए हैं, कठोर से कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन अनूप कौल जी को भी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर हमें शक नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं आप लोग वाकई में लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन आपकी नीतियों में कमी है और उन्हीं कमियों का फायदा यहाँ पर आतंकी उठाते हुए उन नीतियों पर और ज्यादा काम करने की आवश्यकता, जो लूप होल्स है उन्हें भरने की आवश्यकता। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? शिल्पा जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत तो लाउड एंड क्लियर है। 317 हटाकर विस्थापित पंडितों को वापस ले जाकर के, तो उसमें तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। और जहां तक नीति की बात है, नीति तो हमेशा बनती रहती है, बेहतर से बेहतरीन होने की संभावना रहती है। हम ये कभी नहीं कहते हैं, ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द बेस्ट। बेस्ट को हमेशा और परिष्कृत करने की जरूरत रहती है। लेकिन वर्तमान ग्राउंड रियलिटी क्या है और कहां से हम लोगों ने शुरू किया, कहां से खींच कर कहां ले आया जा रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं, ये आसान है बात कह देना कि कोई और भी करने की जरूरत है, कुछ और लगाने की जरूरत है। लेकिन सरकार तो सबका स्वागत करती है। जो कोई भी चाहे कि इसमें कोई डिफाइन करने की जरूरत है, वो सरकार को सजेशन दे सकता है। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के माध्यम से हर कोई सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को भी सजेशन दे सकता है। तो अगर किसी के पास कोई अच्छी नीति है तो सरकार को सजेशन देने के लिए उसका सदैव स्वागत करती है। और प्रधानमंत्री आपका जवाब चाहूंगी, क्या आपकी पार्टी के पास है कोई सुझाव
जाहिर तौर पर कश्मीर में आतंक का दंश बरसों पुराना है, आपकी भी सरकार काफी समय तक रही। अतुल पाटिल जी, ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, आप सत्ता में नहीं है, केंद्र में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या काम करना चाहिए? कौन सा ऐसा कदम हो सकता है जो इंस्टेंटली उठाने की आवश्यकता है? देखिए शिल्पा जी, जहां तक देश के सुरक्षा की बात है तो हम एज अ कंट्री, एज एक देश हम एक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो वर्तमान सरकार है वो किसी की अच्छी बातें तो सुनती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते बताने के, चूंकि आपने पूछा। सबसे पहली बात यह है कि चाइना अगर हमको इतना वल्नरेबल बना लेगा और चाइना बार बार आकर जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री उनको लाल आंखें नहीं दिखाएंगे, उनको ताकत नहीं दिखाएंगे देश के, तो राफेल और ये हिंदू मुसलमान और ये इंडिया पाकिस्तान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए रखा है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल मन में आता है। दूसरी बात, अपने लोगों को विश्वास में लेना। ये सारे लोग अपने हैं। इन्होंने कहा, मेरे भाजपा के मित्र जो है उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे लिए भूगोल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, भूगोल नहीं होता है। कोई भी देश अपनी भारत माता कहता है हम, तो भारत माता में वहां के सर्व संपूर्ण लोग आते हैं। तो लोगों को अपना कहना सीखो, सबसे पहली बात। ये जो मिनास है इससे तो लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने जो एक अहम बात कही थी कि जो ट्रायो का बना, उसमें पाकिस्तान और रशिया, हमारा ट्रस्टेड एली रशिया नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इस प्रोसेस में ना रहे। ये कितनी बड़ी डिफीट है। और ये चीज दिखाने से हम बिल्कुल एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर कोई विपक्ष अगर सही बात कहता है और सरकार के नजर में कुछ लाने की कोशिश करता है, चाइना पर, पाकिस्तान पर लगाम लगानी चाहिए, खुद ब खुद आतंकवाद कंट्रोल में हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान और जो आतंकवादी है उनके आकाओं को कभी ये न लगे कि सब एक हो गए और हिंदुस्तान अकेला है। आज हिंदुस्तान के जितने सीमावर्ती देश है जो हमारे साथ में, तो हमारे साथ में नहीं है। आज हमारे लोगों के बीच में हम धर्मांधता जो है वो फैलाकर बात करते हैं। हम लोग हर दिन, हर साल, हर वक्त चुनावी मोड में हमारी सरकार। तो हमें जो अप्रोच रखना चाहिए कश्मीर की तरफ प्रति, कश्मीर के लोगों के प्रति, कि हम सब एक है। इंटरलॉकेटर का अपने पास रिपोर्ट है, वहां शांति बहाली की जो प्रोसेस है वो सारी चीजें हैं। आज आम आदमी तक लोग आते हैं, तो क्या हुआ? वो देवेंद्र सिंह का क्या हुआ? बालाकोट में हमने 40 जवानों की शहादत दी है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? वहां पर 7 फरवरी को सीआरपीएफ ने एयरलिफ्टिंग मांगा था, आपने सड़क से उनको भेजा। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में सैनिटाइज होता है रोड, कोई आ नहीं सकता है। वैसे में 250 किलो आरडीएक्स अगर आता होगा और हमारे 40 जवान शहादत देते होंगे, तो उसके इंक्वायरी का क्या हुआ? आज 2 साल हो गए हैं कि देश के किसी नागरिक को, इस पर जल्दी से धनंजय गिरी जी आपका छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद रवि पाराशर के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, चीजें कमजोर करती है। ठीक है अतुल जी, आपकी बात आ गई है। बहुत सारी कमियां यहाँ पर गिनवाई है और अपने सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना को टारगेट किया गया है। धनंजय जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहती हूँ वो टेक्निकल एरर को दूर करते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय अनूप कौल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनूप जी, जल्दी से आपकी बात। लेकिन मैंने अभी इन लोग की बातें सुनी सारी बैठ के, अभी खासकर जो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ पे, उनकी बातें भी सुनी बैठ के। मेरे को तो यही चीज है कि कांग्रेस वालों को इसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसमें खासकर कश्मीर के मुद्दे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी वहां पे चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो एक इतना फेल्ड नीति थी वो थी वहां पे। जहां तक मैं बार बार बोलता हूँ कि नियत और नीति की बात, जहां तक मैं बोलता हूँ बार बार इस सरकार की बात करता हूँ, तो नीति यहाँ पे क्या होती है आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। सरकार कौन है? सरकार को चलाने वाले जो है तो वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और बदकिस्मती से कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। उनकी मानसिक स्थिति वही है पुरानी वाली कि हाँ भाई ठीक है, जो एनसी वाले बोलते थे, पीडीपी वाले बोलते थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज जो है J&K यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित है, और ये दिल्ली से चलती है, गृह मंत्रालय चलाता है इसको। लेकिन वहाँ के जो ब्यूरो, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ फाइलें ऐसी पड़ी हुई हैं जो हमारे समाज से रिलेटेड हैं, 1.5 साल से फाइल पड़ी हुई है, 1.5 साल से। आज इधर जा रही है, आज इस बाबू पर जा रही है, आज उस पर जा रही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग मरने पे जो है आ चुके हैं यहाँ से जाने के लिए, इतनी तबाही उनके अंदर मची हुई है।
लेकिन वो फाइल नहीं मूव हो रही है। आप क्या चाहते हैं 1.5 साल हो गए। जून 2020 में मैंने अपने साइन से ब्यूरोक्रेसी चेंज कर दो, गुजरात का डर ले आओ, यूपी का डर ले आओ, एमपी का डर ले आओ, हरियाणा का डर ले आओ, महाराष्ट्र का डर ले आओ। इस पर मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी धनंजय गिरी जी का। ठीक है धनंजय गिरी जी, अगर आपको आवाज मिल पाई हो, आपने अनूप कौल जी की बात सुनी हो, कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कमी है यहाँ पर, इस वजह से हालात काबू में आते ही नहीं है, या फिर ये लोग आने नहीं देना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी को ये लोग चेंज करवाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो फाइल्स चलती है अंदर वो काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं, फाइल्स महीनों महीनों लटकी रहती है। कोई भी अगर सुझाव आ रहा है तो उसमें वो विचारणीय है, मैं उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन आप ये समझिए कि एक लंबे समय से एक रोग जहाँ की जड़ें बहुत गहरी थी आतंकवाद की, जिस कांग्रेस कर्मों से जो हमारे पंडित नेहरू की पॉलिसी की वजह से जो हमारे साथ होते हुए हमारे साथ नहीं था, जहाँ 2 झंडा 2 निशान 2 विधान थे, उसको 1 झंडा 1 निशान 1 विधान आदरणीय नरेंद्र मोदी के लेकिन धनंजय जी नए नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। पैसा आप बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ ना। कांग्रेस तो खुद 82 हमारे बड़े। लेकिन धनंजय जी ठीक है, आप मुझे बात बताएं, 70 नेताओं के बैक टू बैक यहाँ पर दौरे चल रहे हैं, अक्टूबर में अमित शाह का भी यहाँ पर आने का दौरा प्रस्तावित है, बावजूद इसके आतंकवादियों के हौसले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, वो भी सिविलियंस को। इतनी कायराना हरकत पर आतंकी उतर आए हैं सीधे सीधे आप लोगों को चैलेंज करते हुए। शिल्पा जी, कश्मीर का आतंकवाद कोई नया नहीं है, लेकिन आज आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस बिलबिलाहट में, बौखलाहट में, घबराहट में वो नापाक हरकतें कर रहे हैं, और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। आप बात कर रहे थे हमारे को पैनलिस्ट की सलाह की, हम किसी भी सलाह को खारिज नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उस सलाह को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कश्मीर को समझने के लिए जो ब्यूरोक्रेट, जो तानाशाह, जो नौकरशाह वहाँ लंबे समय से नौकरशाह जो वहाँ लंबे समय से काम करते आए हैं, तो बाहरी व्यक्ति को आना संभव नहीं है, क्योंकि उसे तो पहले तो एक लंबा समय वहाँ की परिस्थितियों को समझने में ही लग जाएगा, वहाँ किस तरह से कामकाज होता है उसी को वो समझता रहेगा, तो काम तो वो क्या करेगा। चलिए ठीक है, आऊंगे आपके पास। रवि पाराशर जी, आपको क्या लग रहा है, कैसे आखिरकार इस सिचुएशन से डील किया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकी क्या वाकई में इस हद तक बौखला गए हैं? 15 अगस्त के दिन किस तरह से वहाँ पर लाल चौक पर जो झंडा फहराया गया, जो वहाँ पर कामकाज हो रहे हैं, जो वहाँ पर विकास किया जा रहा है, लोग अमन चैन के बीच रहना शुरू हो गए थे, और ऊपर से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बातें जो तेज होती हुई नजर आई, बाकायदा इसके लिए वेबसाइट जो लॉन्च की गई, इस वजह से आतंकी इन घटनाओं को अंजाम दे रही है, बौखला गए पूरी तरह से। देखिए शिल्पा, ये जो 2-4 दिनों की जो वारदात हुई हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सारे लोग मिल करके, इससे एक बहुत बड़ा संदेश तो साफ साफ यही जाता है, और वो बाकायदा ग्रहण भी करना चाहिए विदाउट पॉलिटिकल इलविल, कि आतंकवादी इस समय इतने ज़्यादा घिर चुके हैं कि वो कोई संगठित स्तर पर बहुत बड़ी वारदात का खाका तैयार नहीं कर पा रहे। अगर वो कर भी रहे हैं तो साजिश उनकी जो है वो नाकाम हो रही है। सुरक्षा बल बहुत चौकस हैं, इंटेलिजेंस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, घाटी के लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। तो वो जो घाटी के पुश्तैनी निवासी हैं वो भी दम नहीं है, इसलिए आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट से किसी भी नायक में जब युद्ध होता है तो होता है गंभीर हथियार आप लड़ेंगे एक दूसरे को पास। दूसरा स्तर हथियार वाली लड़ाई तो हम जो आतंकवादी वारदात को अंजाम नहीं दे, लोगों को छिट्टा पूरी तरह से रोक लगाना प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, आपके सुरक्षा बल वहां बढ़ा लें। जहां तक वैसा सवाल है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल जी ने कहा कि चाहे आतंकवाद जैसे मसले से अगर लड़ाई के विचार की बात हो तो भारत में एक पॉलिटिकल कंसेंसस दिखना चाहिए, और कश्मीर के मामले में संसद में बाकायदा सभी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित करके वो कंसेंसस अपनी एक जाहिर रखी है। लेकिन आज का अगर हम राहुल गांधी का ट्वीट देखें तो उसमें उन्होंने 2 मसले जिनका जिक्र अतुल जी ने भी, एक का किया नोटबंदी का किया और 370 का किया। जाहिर है कि राहुल गांधी ने लिखा है तो वो दोनों मुद्दे लेने पड़ेंगे। उनका फैसला हुआ, अच्छा बुरा हुआ, वो वापस आ सकते, सब जानते हैं। लेकिन जो मसला है, क्या कांग्रेस इस मामले में केंद्र सरकार के पूरी तरह साथ है, और अगर है तो
आप किसी भी मसले में अगर इस तरह के साथ हैं तो कोई कॉमा, इफ एंड बट लगाने की जरूरत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। मेरा एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि क्या वे कैटेगरिकली ये बताएंगे कि 370 को अगर वो शासन में आते हैं, हाँ। अगर वो जम्मू कश्मीर में किसी तरह से पावर में आते हैं, केंद्र में आते हैं, या विपक्ष में रहते हुए उनकी ताकत बढ़ती है, तो क्या वो वैधानिक 370 की वापसी के समर्थक हैं, उसको चाहेंगे? एक चीज। दूसरी चीज, चतुर्वेदी जी ने कहा था, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। 1957 में आपको याद होगा कि जब सफाई कर्मचारियों की जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक हुई थी, तो पंजाब से करीब 1957 में 250 से ज्यादा वाल्मीकि परिवार वहां बसाए गए थे, और उनकी संततियां बहुत सारी हो गई, उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो जब 370 एब्रोगेट हुआ, 35A गया संविधान से, तो जाहिर है कि बहुत सारे स्तरों पर केंद्र सरकार को या प्रशासन को वहां पर विश्वास बहाली के लिए काम करना पड़ता है। तो वो सारा काम तो प्रशासनिक जो काम काज है वो तो करना चाहिए भी, और होना भी चाहिए लगातार। साथ साथ सुरक्षा की बात भी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित, लेकिन मैं अनूप जी की समय की कमी है, जल्दी से मिलाऊंगा। हाँ, आप दोनों के इन सवालों का मैं जवाब लेना चाहूंगी। अतुल पाटिल होनी चाहिए। पाटिल जी जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है, फाइनल कमेंट मुझे लेना हो, जल्दी से इन दोनों सवालों के जवाब। 370 की बहाली को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आप चाहेंगे? सबसे अहम बात यह है कि हमने 370 एब्रोगेट किया, तब 370 में बचा क्या था? यूनियन सब्जेक्ट्स में 97 सब्जेक्ट होते हैं, उसके 94 सब्जेक्ट हमने वहां पे इंप्लीमेंट कर सी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, सारे इंस्टीट्यूशंस JNK में इस्टेब्लिश थी। नंबर 1। नंबर 2, इसको एब्रोगेट करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। हम लोग लोकतांत्रिक देश है हम, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, और संविधान में वहां की असेंबली थी। आपने गवर्नर के ओपिनियन को ही असेंबली का ओपिनियन कैसे मान लिया? तो हमारा सबसे पहला ध्यान यह रहेगा कि गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी, और सबसे पहला हमारा ध्यान यह रहेगा कि हम सरकार में आते हैं तो हम फुल स्टेटहुड, पहली बार ऐसा हुआ है देश में 70 साल में कि कोई राज्य ने अपना स्टेट का दर्जा जो है, राज्य का दर्जा खो दिया, और वो केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से उसके विकास में काफी अड़चने आई है। नहीं तो मुझे 1, 2, 3, 4 में गिना दे जो भी यहाँ बैठे हैं कि 2019 के बाद हमने इतनी इंडस्ट्रीज लाई है, हमने ये बदलाव किए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के पैरामीटर्स, सारे ह्यूमन राइट्स पैरामीटर जो है HR के, वो सारे पैरामीटर्स जगह पर है, लेकिन पूरा फुल स्टेटहुड जो है वो उसको बहाली करना, ये कांग्रेस का सबसे अहम मुद्दा है, और वो हम करके रहेंगे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले एक ही चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे जाते जाते सर? क्या उम्मीदें लग रही है? कैसे इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से दिया जाए, ताकि इन्हें इनकी औकात समझाई जा सके, इनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके? मुझे जो पराशर जी ने बोला, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और अनूप कौल साहब जो कह रहे हैं कि नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहना चाहिए। ठीक है। एक एज ए सोल्जर, एज ए इंडियन, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। ये कि जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको एम्पावर्ड जो किया गया है वो चलता रहेगा, और कोई भी इस देश की संप्रभुता के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको इसका हक नहीं दिया जाएगा, उसको उसकी जगह दिखाई जाएगी। बिल्कुल। नंबर 2, जो ये कहा जाए कि 370 को दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी, आई थिंक इट विल बी, एज ए इंडियन मैं कह रहा हूं, इट विल बी डिजास्टर्स अगर हम लोग कभी ऐसे कोशिश करते हैं। विल बी प्लेइंग। अच्छा, जो अनूप कौल साहब ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, लोअर ब्यूरोक्रेसी। अभी आपने देखा 8 आदमियों को जो पकड़ा गया, जिन्होंने निकाला गया है नौकरियों से, और उनके कौन पैरामोर आ रहे हैं? वही महबूबा मुफ्ती, और कह रहे कि उनको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, उनको रोजी रोटी का सवाल है। अरे क्या भाई, तुम देश के खिलाफ अगर काम कर रहे हो तो तुम्हें और एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है? अगर वो लोकल मिलिटेंट्स को इस तरह से सपोर्ट करने का खुलेआम बयान देंगी तो समझा जा सकता है कि उन लोगों की मंशा क्या है, उनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। चलिए ठीक है, अनूप कौल जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। सर मेरे पास समय की कमी है, फिर मुझे सभी को रोकना पड़ेगा। अनूप कौल जी, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस वालों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। 370 तो अब नहीं वापस आएगा। हाँ, स्टेटहुड की बात है, वो हम भी चाहते हैं स्टेटहुड आ जाए, और वो
केंद्रीय गृह सर, मंत्री कश्मीरियत का भला कैसे हो? लोकसभा के अंदर वहाँ नौजवान कैसे बोला रोका हुआ जाए? है। बात यह है कि ये इस पर बात कीजिए जल्दी से सर, एक लाइन में के आंसर। बारे में हम इतना डर के बात क्यों करते देखिए, हैं? देखिए, आप सुन लीजिए, हमारे पूरी बात सेना सुन के लीजिए, जवान यहाँ पूरी बात बैठे सुन हैं, लीजिए, जिन्होंने आप। अपना योगदान दिया है, पूरी बात सुन वो भी लीजिए। चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी जाते जाते क्या आश्वासन होगा आपका? धनंजय जी, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर का कंट्रोल आपके पास है, ऐसे में केंद्र सरकार अब आगे क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी? हिम्मत नहीं होती देश के अतुल जी सुन लेते हैं, अतुल जी सुन लेते हैं। धनंजय जी कैसे आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा? पूरा देश सुन रहा है सर। शिल्पा जी देखिए, भारत माता के मुकुटमणि पे लगा हुआ कालिक वर्तमान नेतृत्व ने पोंछा है, धोया है, लेकिन कांग्रेस के कुकर्म चाइना के बारे में बताइए साहब। चाइना ने देश के बॉर्डर के 1000 किलोमीटर के अंदर प्रवेश किया है, 1000 किलोमीटर तक बॉर्डर कंट्रोल किए, उसका क्या करने वाले हो? चाइना का नाम भी नहीं लेते इस देश के प्रधानमंत्री। इतना डरते हो क्या चाइना से? हमारी सेना सक्षम है, ये देश 70 साल में इतना स्ट्रांग हमने खड़ा किया है, और आप इतना डरते क्यों हो? बार बार पाकिस्तान की बात करते हो, चुनाव के मूड में रहते हो। चुनाव के लिए देश की सीमाओं को असुरक्षित करके रखा है, केवल चुनाव के लिए, केवल चुनाव जीतने के लिए इस देश की तमाम राजनीतिक दलों को अपने अपने निर्माण में झांकना होगा ना, फिर तो सबको अपने अपने बारे में सोचना होगा। आप लोगों ने क्या किया है अपने अपने समय के दौरान, उस पर भी तो गौर कीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगा देने में बहुत आसान होता है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 48 घंटे 5 मौतें, कौन है जिम्मेदार? आतंकवाद या आतंकवाद पर हो रही राजनीति? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, गौर कीजिएगा। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.